सो हाय गाइस, जय हिंद। मैं आपको अपने पेज पे वेलकम करना चाहूँगा। मेरे पेज का नाम एफ एस्पिरेंट है और हम एक नई सीरीज़ के साथ आपके साथ आए हैं जिसका नाम है एसएसबी शॉर्ट्स। तो ये एसएसबी शॉर्ट्स का फर्स्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं आपके साथ अपने एनडीए और एसएसबी के एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा और आई होप दैट यू ऑल लर्न अ लॉट, आपको बहुत नॉलेज मिले एंड आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ जो भी आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी यूजफुल हो, क्योंकि बिकॉज एसएसबी इज नॉट a test, it's basically a life turning और life changing experience. So आइए हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं आपको अपने वीडियो के बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ पहले कि किस वे में हम मूव करने वाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज बेसिकली आई टेल यू व्हाट वाज माय इंस्पिरेशन फॉर गोइंग इनटू द आर्म फोर्सेस, लाइक किसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का एक चस्का सा चढ़ गया। द सेकंड पॉइंट जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि जब ये सब हो गया तो उसके बाद फिर मैंने क्या चीज़ें करनी शुरू की। थर्ड पॉइंट जिस पे हम मूव करेंगे कि बहुत क्या वेरियस एंट्रीज हो सकती हैं जिसके बाद आप अपना 12th के बाद आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम मूव करेंगे कि एक स्टेजेस क्या रहते हैं अगर आपको आर्म फोर्सेस या फिर पूरा नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंटर करना है या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में एंटर करना है तो उसमें क्या स्टेजेस होते हैं। देन विल टॉक अबाउट दी बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड देन विल बी मूविंग टू इट्स कट ऑफ। देन मैं आपको एसएसबी का थोड़ा इंसाइट दूंगा कि एसएसबी होता क्या है, फिर मेडिकल्स के बारे में बताऊंगा एंड देन विल वाइंड अप दिस वीडियो। सो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ जिसका टाइटल है माई इंस्पिरेशन। सो माई इंस्पिरेशन टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस वाज बेसिकली कैप्टन विक्रम बत्रा। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा कि उनके ऊपर एक मूवी भी बन रही है जिसपे सिद्धार्थ मल्होत्रा विल बी एक्टिंग इन अमेजॉन प्राइम। सो ही वॉज माई इंस्पिरेशन। अब हुआ क्या कि एक दिन मैं बैठे बैठे यूट्यूब की वीडियोस पे स्क्रॉल कर रहा था तो वहां से मैंने उनके बारे में एक थंबनेल आते हैं वीडियो आजकल यूट्यूब पे, तो वो थंबनेल मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा। मैं उस पे गया और मैंने उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ा। तो एक्चुअली उनकी स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है, काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। काफी ज्यादा ब्रेवरी उन्होंने शो की थी कारगिल वॉर के टाइम पे। सो आई वाज इंस्पायर्ड बाय इट और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब तो हमें आर्म फोर्सेस में जाना है और कहीं नहीं जाएंगे हम। ठीक है, तो ये सब इंस्पायर होने के बाद मैंने देखना शुरू किया कि मैं 12th के बाद अपने कैसे आर्म फोर्सेस में एंटर कर सकता हूँ। हालांकि मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था बाकी लोगों की तरह, बट मैंने इसके बारे में भी देखना शुरू किया। ठीक है, तो मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब की, वेबसाइट्स पे देखा काफ़ी सारी, और मेरे को वहाँ पे जाके ये चीज़ पता चली कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो बेसिकली है वो हमारी पुणे खड़गवासला में है और वहाँ पे 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया जाता है। वहाँ पे 1.5 इयर्स की ट्रेनिंग, आपको मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। सो मैंने कहा कि चलो एनडीए का रिटन के एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न वगैरह देखते हैं। तो मैंने वहीं से पेपर पैटर्न देखा। मैंने देखा ये तो सिलेबस मेरे से मैच कर रहा है, तो दिस इज द थिंग दैट आई कैन डू इट। आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन बेसिक वेरी इजीली। सो वहाँ से मैंने उसके बारे में ढूंढा। ठीक है, तो जो वेरियस वेज मेरे को मिले आफ्टर 12th फॉर ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस वाज द फर्स्ट वाज थ्रू एनडीए, दैट इज एनडीए रिटर्न होता है। देन उसके बाद अभी बाकी स्टेजेस मैं आपको बताऊंगा। देन थ्रू टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड देन थ्रू नेवी टेक। तो अगर आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम और नेवी टेक के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम बिल्कुल बनाएंगे उसके ऊपर और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपसे एनडीए के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो एनडीए का पहला जो स्टेज होता है वो हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता है। देन उसके बाद हम एसएसबी पे मूव करते हैं। एसएसबी कॉल अप लेटर आता है जो भी क्लियर करता है एनडीए रिटन का एग्जामिनेशन। फिर वहां पे आपको रिपोर्ट करना होता है, वहां पे टेस्टिंग होती है, वो सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। देन वहां पे उसके बाद मेडिकल्स होते हैं। मेडिकल्स के बाद हमारी एक फाइनल मेरिट आती है। तो ये हमारे स्टेजेस होते हैं आर्म फोर्सेज में जाने के लिए। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन ही इज एलिजिबल टू ज्वाइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड वहीं पे उसकी बाकी ट्रेनिंग कैरी आउट होगी। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनडीए रिटन में क्या होता है। सो एनडीए रिटन इज एन एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वही है जिस जो हमारा आईएएस और आईपीएस और वेरियस एसएससी सीजीएल इन सब के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है हर साल। और ये हमारा साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। साल में 2 बार, लाइक पहला अटेम्प्ट आपको मिल जाएगा अप्रैल में
और सेकेंड अटेम्प्ट आपको मिल जाएगा सितंबर में। तो आप यूपीएससी की साइट पे जाके जब भी इसका फॉर्म खुलता है आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, 100 रुपीज इसकी रजिस्ट्रेशन है, बहुत मिनिमल कॉस्ट है ताकि हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए एंड कोई भी डिप्राइव ना हो, क्योंकि आर्म फोर्सेस हमारा किसी में भी डिफरेंशिएट नहीं करती, इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। सो आप वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जस्ट कीप इन योर माइंड कि आप वहां पे आपको प्रेफरेंसेस मांगते हैं, लाइक आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, नेवी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है या नेवल एकेडमी ज्वाइन करनी है। तो आप उसको बहुत ध्यान से भरें और सारी प्रेफरेंसेस भरें 1 2 3 4 करके, क्योंकि एक भी गड़बड़ हुई तो आपको बाद में इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि ही वॉज रिकमेंडेड इन दी एसएसबी, लेकिन मेरिट आउट हो गया वो इस कारण कि उसने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस भरी थी। तो आप हर एक चीज को बहुत सीरियसली भरें इस फॉर्म के अंदर, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज ट्रूथफुली भरे, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा ढंग से चेकिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, और हर साल 3 लाख कैंडिडेट्स हमारे अपियर करते हैं। उन 3 लाख कैंडिडेट में से 7,000 का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये तो हमारा बेसिक स्टेप्स हो गए कि रिटन में क्या होता है, एनडीए है क्या, ये सब। तो अब रिटन के अंदर बेसिकली हमारे 2 टेस्ट कंडक्ट करते हैं ये लोग। पहला टेस्ट हमारा जो होता है वो हमारा होता है मैथ्स का। सेकंड टेस्ट जो हमारा होता है जीएस का। एक ही दिन में दोनों टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का जो टेस्ट होता है उसका सिलेबस जो रहता है वो 11th 12th की मैथमेटिक्स रहती है। जो 11th 12th की मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स, लाइक जेई लेवल तो ज्यादा हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप एनसीईआरटी और आरडी शर्मा भी करते हैं, लाइक बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आप 12th के साथ साथ अगर आप 11th की भी प्रिपरेशन कर लेंगे मैथ्स की, सो आप बहुत आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं मैथ्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और जेई में भी आपकी अच्छी परसेंटाइल है, लाइक 95 से अबव आ रही है, मैथ्स आपकी अच्छी जा रही है, तो इट्स अ कप ऑफ टी फॉर यू। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, कोई प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं है सेपरेटली मैथ्स के सेक्शन के लिए। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर रहेगा मैथ्स का। 2.5 आवर्स के लिए हमारा ये पेपर होता है, और प्लस 2.5 माइनस 0.833 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी आप लोगों के लिए कि इस मैथ्स के सेक्शन को बहुत ध्यान से फोकस करें, क्योंकि इट्स अ गेम चेंजर, इट प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर मी एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू एज वेल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पेपर। देन इसके बाद हमारा आता है जनरल साइंस का पेपर। तो जनरल साइंस के पेपर में क्या होता है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, मैथमेटिक्स होती है। ये हमारी सॉरी मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है, और ये क्लास 10th की होती है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो क्योंकि आपको याद ही रहेगी। बायोलॉजी के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा कि बायोलॉजी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। इसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इको भी होती है 9th 10th की, और करंट अफेयर्स भी आते हैं पिछले 2 3 महीने के। लाइक अगर आपका एग्जाम सितंबर में है तो अगस्त और जुलाई के आप करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो आपके लिए हो जाएगा ये काफी। तो इसमें ये चीज रहती है, और +4 -1 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, और ये 600 मार्क्स का होता है। 2.5 आवर ड्यूरेशन रहती है। तो जो टोटल पेपर है हमारा वो कितने मार्क्स का हो गया, 600 + 300, 600 फॉर जीएस, 300 फॉर मैथ्स। सो 900 मार्क्स का हमारा पेपर रहता है। 900 मार्क्स में से हमारी कट ऑफ निकाली जाती है, और उसके बेसिस पे ही आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। तो अब मैं कट ऑफ के ऊपर मूव करता हूँ। कट ऑफ के अंदर बेसिकली क्या रहेगा, 2 टाइप की कट ऑफ यहाँ कंसिडर की जाती है। नॉर्मल एग्जाम में क्या होता है कि अगर आप सपोज नीट का ही दे रहे हैं तो नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है। सो नीट क्लियर करने के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि नीट में एडमिशन लेने के लिए या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो कट ऑफ है वो अलग जाती है। जस्ट टू क्लियर द एग्जामिनेशन वो 150 160 के अराउंड जाती है जनरल कैटेगरी के लिए। आई मे बी रॉन्ग बट इसी अराउंड जाती है। तो वो एक ही पैरामीटर है कि जिसके भी 150 या 160 मार्क्स होंगे वो अपना ये वाला एग्जामिनेशन जो है आसानी से, मतलब ही हैज क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। अब उसको सीट मिले ना मिले, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप की कट ऑफ रहेंगी, इसमें एक सेक्शनल और एक ओवरऑल। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है कि सपोज मैथ्स का 300 मार्क्स का पेपर है आपका, और आपको 25% मार्क्स स्कोर करने जरूरी है मैथ्स में। लाइक 300 का 25% क्या हो गया, 75 मार्क्स। तो आपके मिनिमम 75 मार्क्स मैथ्स में आने चाहिए। ऐसे ही जीएस का रहता है, अगर 600 मार्क्स का पेपर है तो उसका 25% कितना हो गया,
इट्स 150, तो आपके 150 मार्क्स जीएस में आने ही आने चाहिए। तो 150 प्लस 75 कितना हो गया? 225। तो ये सेक्शनल कट ऑफ है। जबकि ओवरऑल कट ऑफ अगर आप प्रीवियस ईयर के स्टैट्स देखोगे इंटरनेट पे, तो वो 340 से 380 के बीच में जाती है। तो अब आप कहोगे यार 225 तो यार उसमें बने, बाकी का क्या? बाकी का ये सिस्टम है कि आप चाहे मैथ्स में स्कोर कर लो, चाहे आप जीएस में स्कोर कर लो, ठीक है, आपको वो स्कोर 340 या 380 तक लेके आना है कैसे भी, ताकि आपका नाम उन 3 लाख में से 7,000 कैंडिडेट जो हैं उनमें आ जाए। ठीक है, तो अब ये तो कट ऑफ की बात हो गई। अब कट ऑफ के बाद क्या होता है? कट ऑफ के बाद आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको एक मेल आएगा एसएसबी की तरफ से कि www.joinindianarmy.nic.in एक साइट है, उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए ताकि आप अपनी डेट चूज कर पाए एसएसबी की। ठीक है, तो एसएसबी मैं बता देता हूँ कि इट्स अ 5 डे टेस्ट, मतलब 5 दिन का टेस्ट होता है, आपको रुकना पड़ता है वहां जाके एसएसबी में। तो उसके लिए हमें डेट्स और सेंटर चूज करने पड़ते हैं। एसएसबी के पूरे इंडिया में 13 सेंटर्स हैं, आउट ऑफ विच 4 आर फॉर आर्मी, दैट इज एसएसबी कपूरथला, एसएसबी भोपाल, एसएसबी इलाहाबाद एंड एसएसबी बैंगलोर। बाकी भी होते हैं इनमें, लेकिन इन 4 में आर्मी भी रहती है प्लस बाकी सारे भी रहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही अपना निक ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन की वेबसाइट में लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट के अंदर, तो वहां पे ऑलरेडी सारी डिटेल्स आ चुकी होती है। वहां पे एक डेट सिलेक्शन लिंक होता है, उससे पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज उस पे प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ती है। तो आप जैसे ही वो कंप्लीट करेंगे और डेट सिलेक्शन लिंक पे आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको अपना सेंटर दिखेगा। सेंटर में चॉइस नहीं मिलेगी, बाकी डेट्स में ऑप्शन दे देते हैं वो। 8-10 ऑप्शन आपको मिलेंगी कि जिसमें भी आप फीसेबल फील करो, लाइक आपके कोई एग्जामिनेशन हैं वो मिस ना हो, तो वो सब देख के आप अपनी डेट चूज कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप डेट चूज करोगे, डेट चूज करने के बाद आपके घर पे आएगा एसएसबी का लेटर। तो जो खुशी उस दिन आपको मिलेगी ना, वो इट कांट बी कंपेयर्ड, क्योंकि उस लेटर पे आपका नाम लिखा होता है एंड आप लिखा होता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द एसएसबी राउंड। इस टाइप का कुछ लेटर आता है, मेरे पास भी पड़े हैं लेटर्स। सो वो लेटर जब आपको आएगा, आप उसे खोलोगे तो आपको आपको ऐसा लगेगा कि यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ, कुछ आपने किया है। तो वो लेटर आने के बाद आपको उसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी रहती हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, क्या सामान लेके जाना है वहां पे रहने के लिए 5 दिन में, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो उस लेटर में ये सब चीजें लिखी रहेंगी। ठीक है, तो वो लेटर आता है। उसके बाद चलो अब बात करते हैं हम एसएसबी की, कि अब वो टाइम आ ही गया कि एसएसबी होता क्या है। ठीक है, तो एसएसबी की अगर मैं तुम्हें फुल फॉर्म बताऊं, तो एसएसबी इज बेसिकली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, अब मैंने जैसे तुम्हें बताया एसएसबी के 13 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, आउट ऑफ विच 4 आर फॉर आर्मी, रेस्ट यू कैन कंसिडर फॉर नेवी और एयरफोर्स के भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसके बाद एसएसबी इज बेसिकली अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड इट इज अ मैकेनिज्म और इट इज अ टेस्ट दैट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशली ये प्रोसीजर बनाया है इतना एक्यूरेट कि सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वही आर्मी में जा पाए। क्योंकि आर्मी इट्स नॉट अ जोक एंड इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट लाइफ, वैसा नहीं है। आपको बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करना पड़ता है, आपको 12-12 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। सो मतलब बेसिक इंटरव्यू नहीं हो सकता जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। तो डीआरडीओ ने मैकेनिज्म डेवलप किया है, ये हमें 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बेसिस पे जज करते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती क्या हैं। सो ये हमारी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं जिनके बेसिस पे हमें जज किया जाता है। और जज कौन करता है? जज करते हैं हमें 3 ऑफिसर्स, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो पहली ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, ये चीज चेक की जाती है। इसमें हमारी इफेक्टिव इंटेलिजेंस आती है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आती है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आती है और रीजनिंग एबिलिटी आती है। इसके बाद सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि मान लो तुमको मैं आज आया बुलाया और कल को किन्हीं ऐसी रैंडम ग्रुप में छोड़ दिया, जैसे तुम आजकल क्लब हाउस वगैरह की बात चलती रहती है ना, तो क्लब हाउस वगैरह पे तो
रैंडम लोगों से बात कर सकते हो, तो वैसे अगर मैं तुम्हें किन्हीं भी रैंडम लोगों के साथ छोड़ दूं, तो तुम्हारी क्या एबिलिटी है एडजस्ट होने के साथ, कितनी जल्दी तुम उनके साथ एडजस्ट हो पा रहे हो, कितना जल्दी तुम्हारे आइडियाज मैच कर रहे हैं उसके साथ। तो ये सोशल एडजस्टमेंट के अंदर आता है, सोशल अडेप्टिविटी, कि कितना अडेप्टिव हो तुम एक सिचुएशन के अंदर। ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपरेशन, ये सब सोशल एडजस्टमेंट के अंदर आएंगे। फिर सोशल इफेक्टिवनेस के अंदर ये आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। लोग अपने आइडियाज रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, कि हाँ मेरा आइडिया सही है, और ग्रुप उस आइडिया को आगे नहीं लेके जाता है। तो आपकी ये स्किल वहां पे खराब हो गई, क्योंकि आपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की लेकिन ग्रुप इन्फ्लुएंस नहीं हुआ आपसे। ठीक है, स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट, कितने भी हाईली स्ट्रेस्ड कंडीशंस हो उसमें आपका डिसीजन कितना एक्यूरेट है, कितनी जल्दी आप सोच पा रहे हो, कितना अच्छा डिसीजन ले पा रहे हो, ये इसके अंदर आता है। लाइवलीनेस, लाइवलीनेस का मतलब कितनी भी परेशानी हो, हमेशा दुखी रहते हो या फिर खुश भी रहते हो जिंदगी के साथ, लाइक यू आर अ पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ गाय और ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ गाय, कि व्हाट आर द, इफ एनी सिचुएशन कम्स आई विल बी हैप्पी। कुछ बंदे होते हैं ना ऐसे कि भाई हैप्पी रहना है चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ। मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ के अंदर आएगी डिटर्मिनेशन, कितनी डिटर्मिनेशन है आपके अंदर आपके गोल को अचीव करने के लिए, कितना करेज है, कितना स्टैमिना, स्टैमिना फिजिकल पार्ट में आ जाता है यहाँ पे थोड़ा। तो ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जिनके बेसिस पे आपको जज किया जाता है एसएसबी के अंदर उन 5 दिनों के अंदर। सो इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट, नॉट अ नॉर्मल टेस्ट। ठीक है, इसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं। इसके बाद एसएसबी जो है हमारा, वो इन 3 पैरामीटर्स पे चलता है, मनसा, कर्मा और वाचा। ठीक है, अब बोलोगे तुम यार कितनी भयंकर हिंदी बोल दी, अब ऐसा तो नहीं है इसमें, लॉजिकल बात है, समझाता हूँ क्या होता है। मनसा इज योर माइंड, लाइक तुम क्या सोचते हो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, कैसे डील करते हो उन सिचुएशंस को, कितना आराम से उनको डील करते हो या पैनिक कर जाते हो हमेशा। सो मनसा इज दैट थिंग एंड इट इज टेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट। सो बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसके अंदर, साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा इन टेस्ट के बारे में। दैट इज टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। देन इट कम्स टू एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे सीरीज ऑफ टेस्ट हैं जिनको हम आगे भी अपनी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। जस्ट आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इन टेस्ट के बारे में। सो मनसा इज लाइक, तुम्हें एक सिचुएशन बता देता हूँ कि मेरे को क्या मिली थी सिचुएशन, कि सपोज उस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर 60 सिचुएशंस होती हैं और उनको आपको फिल करना होता है 30 मिनट्स के अंदर। सो लाइक 30 मिनट्स में 60 सिचुएशंस, तो एक प्रेशर तो बन ही गया ना। अब उसमें तुम्हारी डिसीजन की एबिलिटी चेक की जाएगी, तो तुम क्या सोचते हो सिचुएशन के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक सिचुएशन मिली थी जिसमें मैं सिनेमा से, सपोज मैं सिनेमा से वापस आ रहा हूँ रात को, एंड मैं जैसे ही घर पहुंच रहा हूँ मेरे को एक बंदा फॉलो कर रहा है और उस बंदे के पास वेपन है। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन, ये क्वेश्चन था। अब देखो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि एसएसबी में ये चीज कोई प्रूव ही नहीं कर सकता कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या आंसर लिखा, और तुम कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डाल सकते हो कि तुम क्या सोच रहे हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मनसा में मतलब इस सिचुएशन में मैंने ये लिखा कि मैं उस बंदे को, अगर वो मेरे को फॉलो कर रहा है, तो मैं उसको अपने साथ साथ मैं उस वे पे चला जाऊंगा, उस वो रूट ले लूंगा जो रास्ता पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है। ठीक है, अब ये सिचुएशन का आंसर गलत हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा है इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, मनसा के बाद ये हमारी साइकोलॉजी टेस्ट रहते हैं। ठीक है, ऐसे। उसके बाद कर्मा, कर्मा इज बेसिकली जीटीओ, जीटीओ चेक करता है हमारी टीम स्पिरिट, टीम वर्क, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, जो तुम्हें क्वालिटीज बताई हैं सारी, कि तुम मिनिमल से मिनिमल रिसोर्सेज में भी एक ग्रुप के साथ कैसे डिफरेंट सिचुएशंस को टैकल कर सकते हो। ठीक है, इसके भी डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसे पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, स्नेक रेस, कमांड टास्क, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज,
इन सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा अपकमिंग वीडियोस में, आपको काफी मजा आएगा। तो इन सब चीजों को वो टेस्ट करता है, वो इवन उसकी नजरें ऐसी होती है, मतलब एक फनी इंसिडेंट मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये मेरे को घर आके रियलाइज हुआ कि होता क्या है जीटीओ के साथ। तो क्या होगा कि जीटीओ और तुम जितने भी ऑफिसर्स को वहां पे देखोगे ना, उन्होंने गॉगल्स पहन रखे होते हैं, लाइक प्रॉपर गॉगल्स, ब्लैक कलर के पूरे शेड्स जिसको बोलते हैं, ब्लैक कलर के शेड्स पहन के वो बैठ जाते हैं और अपनी फाइल लेके बैठ जाते हैं जिसमें हर एक बच्चे की डिटेल उनके पास होती है। तो वो उन डिटेल्स को, मतलब उनकी क्वालिटीज और इन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को जज करते हैं और उस पर कॉमेंट्स लिखते हैं। सो अब जैसे मैं पीजीटी कर रहा था, तो अब पहली बार गया था मैं एसएसबी भोपाल। सो वहां पे मेरे को लगा कि यार यहाँ तो जीटीओ अभी ध्यान दे नहीं रहा, किसी और बंदे को देख रहा है वो, क्योंकि ही वाज लुकिंग एट समबडी एल्स। उधर मतलब लाइक उनकी नजरें कहीं और थी। एंड मैं वहां पे किसी से बात करने लग गया कि हम आगे कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो जीटीओ वाज लुकिंग एट अनदर गाय, एंड उसी पॉइंट पे वो दूसरे की तरफ देखते देखते उन्होंने मेरे चेस्ट नंबर कॉल आउट किया। अब ये चेस्ट नंबर की क्या कहानी होती है ये भी बताऊंगा। उन्होंने बोला, चेस्ट नंबर कॉल आउट किया और उन्होंने बोला स्पीक योर आइडिया ब्लंटली इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप। सो लाइक ध्यान ये रखना होता है कि जीटीओ की नजर हर एक बच्चे पे होती है, हर एक टाइम पे होती है, तुम्हारी हर एक एक्टिविटी जो भी तुम कर रहे हो वो सब जीटीओ ऑब्जर्व कर रहा है और उस फाइल में डाल रहा है, ठीक है। और इवन वो ये चीज भी चेक करते हैं कि कुछ बंदों में ऐसा रहता है कि सपोज मैं आगे आके खड़ा हो रहा हूँ, मैं अपना इक्विपमेंट किसी को पास नहीं कर रहा, और सिंस इट्स अ टीम टास्क तो सबको मिलके करना है, वो कोऑपरेट करके वो टास्क कंप्लीट करना है टीम स्पिरिट के साथ। बट कुछ बंदों को होता है कि नहीं भाई ये कैसे कर रहा है, ये तो मेरे को करना चाहिए, ठीक है। वहां पे ये सब चीजें नहीं चलती, वो जीटीओ देख लेता है। वो तुम जाके अगर किसी और को इस बंदे की बात करोगे कि यार ये तो ऐसा है, ये ऐसे कर रहा है हमारे साथ, ये ढंग से पास ऑन नहीं कर रहा है चीजें, वो भी चीज वो देख रहा होता है, नोट कर रहा होता है, तो ही इज ऑलवेज अलर्ट। तो ये कर्मा के अंदर रहता है। वाचा के अंदर बेसिकली हमारी आती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक हाउ मच यू कैन डिलीवर योर आइडियाज to the person sitting in front of you, with how much efficiency you can deliver your ideas to the person sitting in front of you। तुम्हारी कितनी अच्छी लिसनिंग स्किल्स हैं, लाइक इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये हमारा वाचा का टेस्ट करता है। और एक नॉर्मल इंटरव्यू जो रहता है वो 40 to 45 मिनट्स हमारा चलता है, ठीक है। और अगर कुछ अच्छे कैंडिडेट्स हों, उनका 1.5 से 2 घंटे भी इंटरव्यू चल सकता है। और यूजुअली सबसे हाई पोस्ट जिनकी होती है ऑफिसर्स की, वही इंटरव्यू लेते हैं हमारा। जैसे मेरा इंटरव्यू पहली बारी कर्नल ने लिया था एंड देन सेकंड टाइम ब्रिगेडियर ने लिया था। सो ये वेरी करता है सेंटर टू सेंटर, बट जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर की होती है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो हो रही है हमारी, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ हो रही है। साइकोलॉजिस्ट हमारी कभी भी शक्लें नहीं देखता, वो हमारी कॉपीज जो हम जिस पे वो सारे टेस्ट होते हैं, टैट वैट एसआरटी एसडी, वो सिर्फ उन्हीं को पढ़ के हमें जज करता है। जीटीओ हमसे इंटरेक्शन नहीं करता, वो हमें टीम में देखता है कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज क्या है। सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन इंटरव्यूइंग ऑफिसर की होती है, ठीक है। कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ, इसके बारे में मैं पूरा अपना इंटरव्यू डिस्कस करूंगा कि मैंने क्या क्या जवाब दिए थे, कैसे मैंने प्रोसीड किया था इंटरव्यू में, क्या गलतियां की थी, क्या बेवकूफियां की थी। वो सब मैं तुम्हें अपने इंटरव्यू वाले पार्ट में बताऊंगा। बट अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वो क्या पूछता है। वो एक हमारे सीआईक्यू होते हैं, सीआईक्यू रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, जैसे तुम इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाके बैठोगे, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा सीआईक्यू ही रहता है बेसिकली। तो सीआईक्यू होता क्या है? सीआईक्यू है जैसे, वो स्टार्ट करेगा, सो आदित्य, नाउ आई लाइक टू नो एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम योर क्लास 8 till now, what are your future plans, and what are you thinking that where do you see yourself in the next upcoming 5 years? And I'd like to know everything about your academics, extracurricular activities, the subjects you like, the subjects you didn't like, your favorite teacher, the teachers you hate most. And I'll also like to know about your the participation in various activities, and ये सारी चीजें, मतलब
लाइक रैपिड फायर चलता है, बहुत लंबा सा क्वेश्चन होता है ये, और आपको 8 से लेकर 12 तक सब बताना है डिटेल में। उसके बाद 12 से लेकर आप आगे 5 साल तक क्या सोच रहे हो। सो आपको ये पूरा प्लान करके जाना पड़ता है कि मैं क्या बोलूंगा अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछ दिया जाता है। तो जैसे तुमने मतलब एग्जाम्पल दे देता हूँ, वेग एग्जाम्पल होगा, मतलब तुम लोग मेरे पे वो हो सकते हो कि ये कैसा एग्जाम्पल दे रहा है। तो अगर तुमने रोडीज देखा हो, रोडीज में तो बहुत ही वाहियात चीज करते हैं, वो पीआईक्यू फॉर्म लेते हैं, लेकिन वो उनको अपनी पब्लिसिटी करनी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन्हीं लोगों को लेते हैं जिनकी स्टोरी अच्छी रहती है थोड़ी। ठीक है, लेकिन मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वही जो पीआईक्यू फॉर्म होता है ना, वही हमारा पीआईक्यू फॉर्म यहाँ पे भी होता है। ठीक है, और वो हमारे तीनों ऑफिसर्स के पास जाता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास भी जाता है, जीटीओ के पास भी जाता है, और साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाता है। वो फॉर्म लाइक इट्स लाइक योर कुंडली, कि मतलब तुम्हारी हर एक डिटेल उसके अंदर होगी, तुम्हारी, तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर सब उसमें जाता है, तुम्हारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सब उसके अंदर जाती है, तुम्हारे फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, सब कुछ उसके अंदर जाता है, प्रीवियस अटेम्प्ट्स एसएसबी के कितने हैं, सब कुछ ए टू जेड। तो अगर तुम अपने एसबीआई की फॉर्म में एक चीज लिख रहे हो और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने दूसरी बोल रहे हो, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फेक, कि तुम फेक कर रहे हो, क्योंकि जो तुम पीआईक्यू में लिखोगे और वहां कुछ और बोलोगे तो वो गलत हो जाती है, मैच नहीं करती चीजें, तो मैच करवानी पड़ती है उधर। सो ये सब हमारा इंटरव्यूइंग ऑफिसर इंटरव्यू लेता है, और ये 1 से 1.5 घंटा चलता है। ठीक है, तो ये तो एसएसबी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे अपने कि हमारा एसएसबी के बाद मेडिकल्स होते हैं। तो एसएसबी 5 डेज का होता है, इनमें ही ये सारी एक्टिविटीज चलती हैं, इसको भी डिटेल में लेके जाएंगे अगली वीडियो में। इसके बाद हमारा आता है मेडिकल्स। तो मेडिकल्स में कौन एलिजिबल होता है? जो कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं। अभी के लिए तुम ये समझ लो, रिकमेंडेशन उन्हीं को मिलता है जिनको जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर पास करते हैं। और पास किस बेसिस पे करते हैं? उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे, तो जिनमें मैक्सिमम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उनको देखने को मिलती हैं, और वो तीनों आपस में मैच करते हैं उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को। लाइक होगा क्या इसको अगर मैं तुम्हें एग्जांपल में के फॉर्म में बताऊं, तो 5 दिन में से एक भी दिन वो तीनों ऑफिसर आपस में नहीं मिल सकते, कोई भी डिटेल में तुम्हारे बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, तुम्हारी फाइल आपस में चेंज नहीं कर सकते। वो फाइल सिर्फ और सिर्फ 5th डे पे खुलती है, कॉन्फ्रेंस के दिन, और वहीं पे तुम्हारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज मैच करेंगे वो। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है तो वो तीनों ही ऑफिसर देख पाएंगे। छूट सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो क्वालिटी है वो तीनों को ही दिखेगी। तो इस बेसिस पे जिसमें मेजोरिटी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उनको मिल जाती हैं और मैच कर जाती हैं तीनों की, वो बंदा रिकमेंड हो जाता है हमारा अगले राउंड के लिए, दैट इज मेडिकल्स। और बाकी सबको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। और तुम्हें पहले बता दूं कि मैं एक बार भी रिकमेंड नहीं हुआ हूँ, टाटा बाय बाय हुई है मेरे साथ, बट ठीक है, कोई नहीं, एक एक्सपीरियंस था वो भी। तो उसके बाद क्या रहता है कि मेडिकल्स में उन बच्चों को और 10 दिन रुकना पड़ता है, तो उनका 15-20 दिन का स्टे हो जाता है वहां पे। और एसएसबी में तुम्हें ये रहेगा कि तुम्हें खाना उनकी तरफ से पूरा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, खाना भी मिलता है, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, लाइक जो भी आर्मी कैंटोनमेंट या आर्मी ब्रैट्स होंगे, जो जो सारी फैसिलिटीज उनको मिलती हैं, वही फैसिलिटीज तुम्हें भी दी जाती हैं। ठीक है, तो और तुम्हें पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ वहां पे 5 दिन बिताने पड़ते हैं। इनडिसिप्लिन बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता है वहां पे, तो ये चीज माइंड में रखनी पड़ती है। तो मेडिकल्स में बेसिकली क्या होता है, वो लोग सब कुछ टेस्ट करते हैं तुम्हारा, लाइक A to Z टेस्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक, और उनके अपने पैरामीटर्स बने हुए हैं, कहीं पे भी आपका पैरामीटर चूका आपको बाहर कर देंगे। सो जितना टफ एसएसबी है उतना ही टफ हमारा मेडिकल भी है। ये नहीं है कि किसी का रिकमेंडेशन आ गया तो वो मेडिकल इन भी हो जाएगा, जबकि ज्यादातर बच्चे मेडिकल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करके चलूंगा कि एक बैकअप प्लान दिमाग में जरूर रख के चलो। आर्म फोर्सेस में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, जाना सबको जाना है, मेरे को भी जाना है, बट एक बैकअप प्लान आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आर्मी नहीं तो फिर क्या। ठीक है, तो मेडिकल होता है, उसमें मेडिकल बोर्ड होता है, डॉक्टर सब कुछ टेस्ट करते हैं, और 10 दिन के बाद मेडिकल बोर्ड अप्रूवल देता है आपको। ठीक है, अगर आप अप्रूव हो जाते हो तो यू आर कंसिडर्ड फिट, फिर आपको मेरिट लिस्ट की वेट करनी पड़ती है। तो एसएसबी के 3-4 महीने बाद जब सारे एसएसबी निपट जाते हैं, उसके 3-4 दिन बाद मेरिट लिस्ट आती है,
और 3-4 दिन, सॉरी 3-4 दिन बोल दिए, 3-4 महीने बाद मेरिट लिस्ट आती है और उसमें आपका नाम वहां पे लिखा हुआ अगर है तो, मतलब लाइक 400 सीट्स होती हैं कुछ हमारी, 428 सीट्स रहती हैं सब मिला के आर्मी नेवी एयरफोर्स की। अगर आप उसके अंडर हो मेरिट लिस्ट में तो आपको मिल जाएगा, बट उसके ऊपर भी हो, लाइक 600 कैंडिडेट्स रहते हैं मेरिट लिस्ट के अंदर, तो 500, 500, 520, 540 तक मिल जाता है। किस लिए मिल जाता है? क्योंकि जो मेडिकल आउट होता है ना, उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में होता है। तो जिनको मेडिकल आउट मिला होता है उनको हटाते जाते हैं लिस्ट में से, और बाकी सबको लेटर आता जाता है धीरे धीरे, ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था एसएसबी का कि कैसे रहता है हमारा। ठीक है, अब मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने कैसे एनडीए की प्रिपरेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन थी, मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं की। एक 4 दिन पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे, क्योंकि देखो मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ और सिंपल सी बात है, पूरा 900 में से 900 का पेपर तो करना है नहीं हमें। ठीक है, मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई कि कट ऑफ 350 से 360 जा रही है, तो मैथ्स तो मेरी वैसे स्ट्रांग थी, तो मैं 300 में से 210 मार्क्स स्कोर कर रहा था अपने मॉक में भी, जो मैंने प्रीवियस ईयर किए थे। तो उसमें मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं हुई। तो 75 की जगह जो एडिशनल बेनिफिट था 75 से प्लस 210 तक का, वो मैंने पूरा उठा दिया था मैथ्स के अंदर। अब जनरल साइंस में मेरे को 150 की कट ऑफ पार करनी होती थी। अब 50 क्वेश्चंस तो, सॉरी मैंने जनरल साइंस में एक चीज मिस कर दी, इंग्लिश भी होती है हमारी जनरल साइंस में। तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, तो 50 में से 30 या 32 में करेक्ट मार के आ रहा था। तो 120 या 110 नंबर मेरे इंग्लिश में ही बन रहे थे, और बाकी बची फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और करंट अफेयर्स थोड़ी पढ़ जाता था, तो मेरे मार्क्स 420 430 तक पहुंच रहे थे। तो कोई टेंशन ही नहीं थी मेरे को एसएसबी एनडीए रिटर्न क्लियर करने की। हर बार मैं बिना तैयारी के जाता था और वो निकल गया। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट हो गया कि मैंने कैसे रिटर्न की प्रिपरेशन की। बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनडीए फोकस कर रहे हो तो मैथ्स को तो लाइक आप बहुत अच्छे से करो। जनरल साइंस में आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर आप सिर्फ एनडीए रिटर्न ही फोकस कर रहे हो तो बायोलॉजी भी पढ़ लो और करंट अफेयर्स भी कर लो। ठीक है, ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में से अगर आप हिस्ट्री कर सकते हो 10th की, तो वो भी आसान ही रहती है, लाइक डांडी मार्च और इन सब पे, लाइक इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वाली हिस्ट्री जो है वो रहती है, जो हमने 9th 10th में पढ़ी थी, तो आप उसको भी आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड करने से पहले हम एक, आपको जाने से पहले हम, ये हमारा हमेशा रूटीन रहेगा, मतलब लाइक एक टैग मान लो या कुछ भी मान लो, जाने से पहले एक पोएम जरूर सुनाएंगे आपको, ताकि आप सब मोटिवेटेड रहें, प्रिपरेशन करते रहें, कभी भी रुके ना, चाहे कोई भी फेलियर्स आ जाएं, और हमेशा ही आप मोटिवेटेड रहें आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। तो एक पोएम हम आपको सुना के जाएंगे। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। लाइक कर दो, शेयर कर दो और फॉलो कर दो। और भाई कुछ जो भी आपको इंटरेस्टिंग पार्ट लगा हो इस वीडियो का, उसको कमेंट कर दो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज़ फॉलो कर दो मेरे पेज को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।